वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू एडुकॉन। आज के लेक्चर में सॉल्यूशन चैप्टर जो क्लास 12th का है उसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे हम पहुंच चुके हैं। विल स्टार्ट विद द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहले लेक्चर में हमने मोलालिटी के बारे में बात की थी, हेनरीज लॉ के बारे में बात किया था। लास्ट लेक्चर में हमने एजिट्रोपिक मिक्सचर, राउल्फ लॉ पे न्यूमेरिकल भी देखे थे। आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। बच्चों, अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड कि आखिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते क्या चीज है, राइट? तो मैं एक एक करके चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ने हैं, मैं उन चारों को एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आप समझ सकेंगे। देखते हैं, चलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ। डेफिनेशन, जैसे कि आप अगर पीछे देख सकें तो डेफिनेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की लिखी हुई है, those properties of solution which depends only on the number of moles of solute and not on the nature of it। यानी किस तरह का सल्यूट है, कोवलेंट है, आयनिक है, इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। बस इस बात पे कि वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पे, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे मोल्स बदलेंगे वैसे वैसे फैक्टर, जो ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो बदले, तो हम उन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। बच्चों, ये बात क्या है, इसे पहली प्रॉपर्टी समझते ही आ जाएगी आपको बात। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक प्योर लिक्विड है, ठीक है, मान लीजिए भाई मेरे पास ये चार पार्टिकल्स हैं और मैंने मान लिया कि इनिशियली अभी ये चारों वेपर में जा रहे थे, विच वाज क्रिएटिंग अ वेपर प्रेशर फॉर दिस लिक्विड, प्योर लिक्विड ए, राइट? मैंने बोला कि भाई ये मेरा प्योर लिक्विड ए है, राइट? अब what will happen if I mix a non-volatile solute into this pure solvent? अगर इस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सल्यूट अगर मैं मिक्स कर दूं तो क्या होगी प्रॉपर्टीज, चलिए जरा समझें। मैंने कहा नॉन वोलेटाइल सल्यूट। व्हेन आई से नॉन वोलेटाइल सल्यूट, भाई देखिए क्या है नॉन वोलेटाइल सल्यूट। नॉन वोलेटाइल सल्यूट कुछ ऐसा है जैसे, मान लीजिए, एक बात बता दूं, पहले भी आपको, आपसे हमने रोल्स लॉ में जब मैंने आपसे बात करी थी तो मैंने आपको कहा था, क्या कहा था, क्या समझाया था कि व्हेन वी मिक्स टू वोलेटाइल लिक्विड्स टुगेदर, तो बेटा जब आप एक लिक्विड में दूसरे वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स करोगे तो क्या होगा, सरफेस से ए और बी को जब मिक्स करते हैं तो ए को सरफेस से हटाकर बी लगता है, राइट? मगर यहां हमने यहां नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड किया। नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई, पहली बात तो अगर आपको नहीं मालूम कि नॉन वोलेटाइल सल्यूट का मतलब क्या होता है, देखिए वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसी चीज जो सरफेस को छोड़कर चली जाती हो वेपर में, यानी एवोपरेट करती हो, वेपराइज करती हो, ऐसी चीजों को हम वोलेटाइल कहते हैं। पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, पैराफिन, वाटर, अल्कोहल, राइट? ये सारी चीजें वोलेटाइल होती हैं। मगर अगर चीनी और पानी का सोल्यूशन हो, वो शुगर विल नेवर गेट इनटू वेपर, राइट? सो वो एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। सॉल्ट एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, यूरिया एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ग्लूकोज एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, राइट? तो अगर मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, आपको पता है when we add a non-volatile solute into a pure solvent, it get into the intermolecular spaces में चला जाएगा, राइट? और अगर ये इंटरमोलिकुलर स्पेसिस में जाएगा तो मान लेते हैं इन सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साथ ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा, मान लेते हैं, ठीक? ऑब्वियसली दे विल डेवलप अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फॉर श्योर। अब क्या होता है कि इफ दे डेवलप अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द सॉल्वेंट, डेफिनेटली कोई ना कोई सॉल्वेंट ऐसा होगा जो वेपर में जाने से बेचारे को दिक्कत होगी, वो वेपर में नहीं जा पाएगा। और मैंने अगर इस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए को पीए नॉट से डिनोट किया तो इसे मैंने लिखा पीएस, राइट? दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। कई बार बच्चे पूछते हैं, सर एक बात बताइए, ये तो पीए हो गया ना फिर? हाँ जी, बिल्कुल पीए हो गया बेटा, लेकिन क्योंकि यहां अगर आप रोल्स लॉ के कंपेयर कर रहे हैं, वहां पी सोल्यूशन जो होता था वो पीए प्लस पीबी होता था। क्योंकि पीबी इसलिए क्योंकि बीबी वोलेटाइल था, इन दिस केस बी तो है ही नहीं, तो पीवी तो जीरो है, तो पीएस किसके बराबर है? पीए। इसलिए आप इसको पीएस लिखें, पीए लिखें, एक ही बात है। यानी एक बात जो समझ आती है वो ये है कि भाई इतना तो तय है कि इन द प्योर स्टेट जो भी वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन में उससे कम हो जाएगा। बच्चों मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी में। मैंने कहा व्हेन वी मिक्स अ नॉन वोलेटाइल सल्यूट इनटू अ प्योर सॉल्वेंट,
non-volatile solute develops a force of attraction with a pure solvent, due to which the number of pure solvent particles getting into the vapor decreases. Therefore, vapor pressure of solution becomes less than that of the pure liquid, and this is what lowering of vapor pressure. बच्चों, जब मैंने बार बार इन्हें नॉन वोलेटाइल सल्यूट कहा, मैं इसे नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल सल्यूट के नाम से बार बार पुकार रहा हूं, क्या मैंने एक बार भी इस नॉन वोलेटाइल सल्यूट को बोलते वक्त कहा कि ये चीनी है या नमक? नहीं, आई डिडंट से दैट, बिकॉज डजंट मैटर इफ आई ऐड शुगर और सॉल्ट इनटू इट, these non-volatile solute, as the number of moles of this non-volatile solute keeps on increasing, they will develop more and more of force of attraction with the solvent. भाई वही बात है कि जितने ज्यादा सल्यूट्स आप ऐड करेंगे सॉल्वेंट को उतनी जोर से पकड़ेगा, सॉल्वेंट का जाना उतना मुश्किल होगा, और जितना मुश्किल होगा वेपर प्रेशर उतना कम बनेगा. यानी यू ऐड मोर एंड मोर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूट इनटू द सॉल्वेंट, vapor pressure keep on going decreasing, and this is what lowering of vapor pressure, right? So भैया lowering of vapor pressure क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा PA नॉट माइनस PS. दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. बट समझ नहीं, रिलेटिव लोअरिंग, तो भैया रिलेटिव तो यही है ना, PA नॉट से कितना कम हुआ, तो PA नॉट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करता है. ठीक है बच्चों, इसी फॉर्मूले को ये मैंने यहां पे ऐसे लिख रखा है, ये फॉर्मूला है हमारा जो मैंने ये लिखा, बट इसको आप चाहें तो इसे ऑब्वियसली PA नॉट बाय PA नॉट 1 हो जाएगा, माइनस PS बाय PA नॉट काय B. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. बच्चों मैं पहले भी बता दूं, ये न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, जहां पर आसान लगे जो भी यूज कर, दोनों एग्जैक्टली सेम है, मैथमेटिकली डिफरेंट है, मैंने उसको लिखा है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट कॉलिगेटिव. आई होप कि आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ आई हो. मैंने कहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस बात को बताने के लिए होती है कि भाई देखिए ऐसा है कि हमारे पास PA नॉट PS बाय PA नॉट जब मैंने किया, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, राइट? और इसलिए इसे हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. एक बहुत प्यारा सवाल है, इसने पूछा दो लिक्विड है मेरे पास A और B. ए की बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, बी की भाई 100 डिग्री सेल्सियस है. एट 25 कौन ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा और क्यों करेगा? देखिए मैं पहले तो एक बात बता दूं, कई बार बच्चों को आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि आप पूछते हैं सर जब बॉइलिंग पॉइंट 80 और 100 है तो 25 पे तो कोई जाएगा ही नहीं वेपर में. नहीं बेटा, ये बात ध्यान देने की चीज है. मैं बॉयल नहीं कर रहा, मैं एवोपरेट तो करता है ना, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस है, बट डोंट यू थिंक वाटर एवोपरेट एट एनी टेम्परेचर? सो एवरीथिंग कैन गेट इनटू वेपर, और वो कहानी इक्विलिब्रियम की है. क्या होता है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए करते हैं. बट अभी के लिए इतना समझें कि डेफिनेटली 80 एंड 100, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन व्हेन आई से 80 एंड 100? जरा समझिएगा, 80 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर एंड 100 हायर डिग्री. लोअर टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि दो लिक्विड अगर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए हैं उनको छुड़ाना. देखो बॉयल करने का मतलब क्या, इन दोनों लिक्विड के आपस के फोर्स को तोड़ देना, तभी ये वेपर में चले जाए, यही मतलब होता. तो जितना ज्यादा तेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनको छुड़ाना उतना मुश्किल होगा, और छुड़ाना जितना मुश्किल होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होने वाला है, राइट? छुड़ाना जितना मुश्किल बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, छुड़ाना आसान बॉइलिंग पॉइंट कम, सीधी बात है. तो यानी 80 डिग्री सेल्सियस वाले लिक्विड्स का आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होता है एज कंपेयर टू यहां 100 डिग्री सेल्सियस. ऐसी किसी भी टेम्परेचर को कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि 80 के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इनका वेपर में जाना below 25 degrees Celsius, sorry, below these temperatures, definitely A will form more vapor as compared to B. वही लिखा है, since liquid A has more lower boiling point, hence it is more volatile than liquid B with greater liquid B with greater vapor pressure. Sorry, greater boiling point होगा, greater boiling point होगा यहाँ, ठीक है? यानी liquid B has higher boiling point, hence liquid A creates greater vapor pressure than liquid B at temperature. तो क्या लिखा है, since liquid A has a lower boiling point, hence it is more volatile in nature, because lower boiling point, hence it is more volatile than liquid B.
लिक्विड बी विथ ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, हेंस लिक्विड ए क्रिएट्स ग्रेटर वेपर प्रेशर देन लिक्विड बी। अब किसी ने पूछा कि नहीं मैं 100 तक टेम्परेचर ले जाऊं, तो फिर तो बात वही हो गया कि बोथ ऑफ देम 80 एंड 100 विल गो इनटू द वेपर फेज, एंड डेफिनेटली व्हिच वन विल बी मोर इन अमाउंट दैट यू हैव टेकन विल क्रिएट मोर वेपर प्रेशर, वही लिखा हुआ है। इसलिए दो बातें लिखी हैं, एक वैक्यूम में भी, ऑब्वियसली वैक्यूम का मतलब क्या होता है, वैक्यूम का मतलब होता है एवरीथिंग गेट्स इनटू वेपर वेरी इजीली बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्किंग ऑन इट, तो सब कुछ वेपराइज कर जाता है, आसानी से ऊपर उठ जाता है। अब जैसे ही सब कुछ उठेगा तो भाई जिसकी मात्रा, जिसका अमाउंट आपने ज्यादा लिया होगा वो ज्यादा वेपर में पाया जाएगा, वो दैट विल क्रिएट ग्रेटर वेपर प्रेशर। इट मींस इफ आई टेक, तो सवाल बहुत सिंपल है, अगर बॉइलिंग पॉइंट, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर ली जाए तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वेपर में ज्यादा होगा, लेकिन अगर इन दोनों के बराबर यानी हायर के बराबर या इससे ज्यादा टेम्परेचर ली जाए तो दोनों पूरे के पूरे वेपर में जाएंगे, तो जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो वेपर में दिखेगा, राइट। तो ये थी कहानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में दिखी। अब चलते हैं आगे, और एक न्यूमेरिकल है हमारे सामने, चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल होता है, ध्यान से सुनिएगा, लिख देख मैं बना रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बच्चों मैं हमेशा कहता हूं सॉल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब आप जो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं उसमें क्या गिवन है उसे प्रॉपरली सिंबॉलिकली लिखिए, ठीक है। क्या लिखा, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज दिस। तो इन्होंने, अच्छा अब मैं हमेशा अपने बच्चों को, अपने आप को मैं हमेशा सिखाता हूं कि जब भी आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करें उसे सिंबॉलिकली बना लें। तो अगर मैं बेंजीन को बी बना रहा हूं तो मैं बी लिखूंगा, ठीक। तो इसने क्या कहा भाई बेंजीन के बारे में कि प्योर लिक्विड बेंजीन की जो बॉइलिंग, सॉरी वेपर प्रेशर है दैट इज पीवी नॉट, मैंने लिख लिया 0.850 बार है, ठीक है जी। इसने कहा एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड। बच्चों ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वैंटो फैक्टर में हम इसके बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में, आज के बाद का जो अगला लेक्चर है उसमें बात करेंगे हम। तो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 5 ग्राम। तो मुझे नहीं पता भाई क्या सॉलिड है, तो मैंने जो सल्यूट है उसको मैंने ले लिया x, ठीक है जी। तो गिवन वेट ऑफ x दिया हुआ है तो मैंने WX लिख दिया, जैसे गिवन वेट ऑफ सल्यूट होता तो WB भी लिखते लिखते थे मोलारिटी में, मैंने यहाँ x लिखा। तो 5 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सल्यूट एडेड इन 39 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, यानी गिवन वेट ऑफ बेंजीन जो दी हुई है हमें, हमको वो दी हुई है 39, और इट्स अ सॉल्वेंट, रिमेंबर दैट, राइट। 39 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। मोलर मास बेंजीन का ऑब्वियसली हमें पता होता है और वो है, अगर मोलर मास ऑफ बेंजीन देखेंगे, वो बच्चों ऐसे भी आपको क्या करेंगे ये लोग फॉर्मूला दे देंगे और कार्बन हाइड्रोजन का मास दे देते, ठीक है। तो बेंजीन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन 17, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन चेंजेस टू, तो पीएस सॉल्यूशन, तो मैंने क्या किया पीएस लिया। पीएस सॉल्यूशन इज हाउ मच, 0.845 बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। बच्चों बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एक बात जो मैं सजेस्ट करूंगा वो ये है कि जब आप न्यूमेरिकल बना रहे हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स जो सोल्यूट है उसे NX ले लें, और बाद में क्योंकि इन्होंने जो आपसे पूछा है वो पूछा है MX यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, तो NX से सॉल्व करें, फिर NX को WX तो है ही आपके पास 0.5, सॉल्व कर लें, आसान लगेगा। क्यों, अब देखिए मुझे क्योंकि PB नॉट और PS दिया हुआ है तो मैं फॉर्मूला जो यूज करूंगा वो ज्यादा इजी करूंगा। 1 माइनस क्या लिखा था भाई हमने, याद होगा आपने लिखा था PA नॉट माइनस PS बाय PA नॉट, और PA नॉट को 1 कर दिया था हमने, है ना। ये देखिए फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको, ये देखिए ये आपने क्या लिखा था 1 माइनस PS बाय PA नॉट, राइट। तो भाई हम उसी फॉर्मूले पे चलेंगे, 1 माइनस PS, चलिए मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको सुविधा हो। PS नॉट, PS बाय PA नॉट इक्वल्स टू काई बी, और बच्चों काई बी का मतलब है NX यहां पर, और यहां B ना लिख करके मुझे X लिखना चाहिए क्योंकि बेटर टू गो विथ X, क्योंकि मैं यहां X निकाल रहा हूं, ठीक है। और जब हम X निकाल रहे हैं तो NX बाय NX प्लस
बेंजीन, है ना। अब मैं सिर्फ वैल्यूज बिठाकर छोड़ूंगा तो क्या मेरे पास आया, 1 - पीएस कितना है भाई, 0.845 बाय पी ए नॉट, पीबी नॉट कितना है भाई, 0. अच्छा यहाँ पे पीबी नॉट है ये, ठीक। तो 0.850 इक्वल्स टू एन एक्स, जो मैं पहले सॉल्व करके निकालूंगा, बाय एन एक्स प्लस, भाई ये कितना है हमारे पास, 39/78। आप समझ सकते हैं, एन ऑफ बेंजीन निकाला तो 39। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, योर आंसर विल कम आउट टू बी 170। पहले मैंने क्या बोला, आप nx निकाल लें और nx को फिर w1/mx से सॉल्व कर लें, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। चलिए चलते हैं यहां सेकेंड न्यूमेरिकल पे। कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर मैं सॉल्यूट ले रहा हूं तो चलिए मैं सॉल्यूट को मैंने ले लिया बी से, तो इन्होंने क्या कहा, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी डब्ल्यू बी निकालने को कह रहा है मेरे को। इन्होंने मुझे एमबी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 40 ग्राम्स पर मोल। इन्होंने कहा विच शुड बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, विच शुड बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। अब भाई इतना समझ आ गया कि जो ऑक्टेन वाला पार्ट है हमारा, वो सल्यूट है, लेट्स कॉल इट ओ या ए, जिससे रिप्रेजेंट करना चाहें, 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। तो ऑब्वियसली डब्ल्यू ए जो है वो हमारा 114 ग्राम्स है। बच्चों मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्टेन भी निकालेंगे ना आप, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्टेन भी किस्मत से 114 ग्राम पर मोल ही होता है, ठीक है जी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। ना ध्यान दीजिएगा, जब हम एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिक्स करते हैं 114 ग्राम ऑक्टेन में, तो जो प्योर सॉल्वेंट है उसकी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बनने पर रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। वेरी इंपॉर्टेंट, टू 80% बाय 80%, दो अलग अलग चीजें हैं। यानी अगर मैं यहां पी ए नॉट, क्योंकि परसेंट है तो लेट्स कॉल इट कि पी ए नॉट जो है, मैं पी ए नॉट की बात कर रहा हूं, अगर पी ए नॉट मैंने 100 लिया है बच्चों, तो अब पी एस कितना हो जाएगा, यही सवाल है मेरा। तो इसने कहा है रिड्यूस टू 80%, यानी 100 से घटकर 80% रह गया है। बाय 80% का मतलब 80% घट जाता, बचता कितना, 20, लेकिन यहां कितना बचा है, 80। ठीक है जी, तो 80%, तो पीएस मिल गया। अब क्या करेंगे आप समझ ही सकते हो, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पी ए नॉट माइनस पी एस बाय पी ए नॉट इक्वल्स टू काई बी। सॉल्व सोल्यूशन पे आ जाए तो 100 माइनस 80 बाय 100। अब काई भी कर रहे हैं तो डब्ल्यू बी बाई, डब्ल्यू बी बाई एम बी के बजाय पे मैं फिर से वही बोलूंगा, आप इसको एन बी बाय एन बी प्लस एन ए कर लें, और एन ए कितना है 114 बाय 114, तो ऑब्वियसली एन बी प्लस 1 है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली, तो इसको अगर आप करें तो इट कम्स आउट टू बी एन बी बाय एन बी प्लस 1, राइट, एन बी प्लस 1, राइट। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ गया आपके पास, 0.2, राइट। एन बी प्लस 0.2, आप इसको सॉल्व कर ले बच्चों, बस मैं ऐसे ही लिखे जा रहा हूं, लिख रहा हूं, तो एन बी हो गया, राइट। हाँ, यहाँ 0.2, 20/100 बचा था, तो मैंने इसको ऐसे ही ले लिया 20/100 को, है ना। अब आप इसको सॉल्व करें तो आपका एन बी निकलेगा, और एन बी को फिर आप क्या करेंगे, डब्ल्यू बी बाई एम बी से सॉल्व करिएगा, और आपका आंसर निकल आएगा 10 ग्राम, ठीक है जी। तो आप इसको सॉल्व करें एंड यू गेट योर आंसर, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं आता तक, आई होप समझ गए होंगे। मैंने फिर वही बोला,
एनबी पहले निकाल लें आप इसको बड़े आसानी से, और ये क्या हो जाएगा भाई, देखिए ना, इसको अगर आप सॉल्व करने पे लग जाएं तो 0.2 इक्वल्स टू एन बी माइनस 0.2 0.8 एन बी हो गया बच्चों। एन बी कितना हो गया, 1/4 हो गया। अब मन किया कि एन बी सॉल्व कर लो, तो एन बी क्या है मेरे पास, डब्ल्यू बी बाई एम बी। मेरे डब्ल्यू बी निकालना है भाई, ये 1/4 है, ठीक है। तो आप देख लें डब्ल्यू बी कितना हो गया आपका भाई, डब्ल्यू बी एम बी ऊपर जाएगा 40/4, 10 ग्राम आंसर आ गया, ठीक है। तो ये है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व किया हमने। ये था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का दूसरा सवाल। एक और सवाल है, चलिए समझते हैं। अ सोल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। फिर से वही कि जो सोल्यूट है, लेट्स टेक इट एज बी, मैं सोल्यूट को बी लेता हूं। तो मैंने कहा, इसने कहा गिवन वेट ऑफ सोल्यूट 30 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। भाई वाटर है तो डब्ल्यू ए हो जाएगा, वाटर सॉल्वेंट है, बताने की जरूरत ही नहीं है। इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर हैज अ वेपर प्रेशर। तो देखिए सोल्यूशन हैज अ वेपर प्रेशर, तो पीएस जो है वो कितना दिया हुआ है, 2.8 किलो पास्कल। फर्दर वन 18 ग्राम ऑफ वाटर इज मोर एडेड, राइट। जब 18 ग्राम वाटर और ऐड हुआ, देखिए अब मैं इसको क्या करने वाला हूं, मैं डैश लिख रहा हूं। सल्यूट उतना ही है बच्चों, सल्यूट में कोई चेंज नहीं हुआ, बट जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है इट चेंजेस, राइट। कितना बदला, आपने 18 ग्राम पानी जोड़ा 90 में, इट कम्स आउट टू बी 108 ग्राम्स, राइट। राइट। अब इसने कहा कि देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको मैं पी एस डैश लिख रहा हूं, इट चेंजेस टू 2.9 किलो पैस्कल। दो चीजें निकालने को कही इन्होंने में, पहला तो भाई मुझे पी ए नॉट निकाल कर बता दीजिए कि पी ए नॉट क्या होगा, और दूसरा जो इन्होंने मुझे बोला वो बताया एम बी निकाल कर बताइए क्या होगा, ठीक है जी। बच्चों याद रखना, जब भी केसेस दो दिए हुए हों तो हमेशा दो इक्वेशन बनाइए, उसे सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, हमेशा ऐसा करेंगे। यहां पर भी हमारे पास दो अलग अलग केसेस हैं, दो इक्वेशन बनाए। अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूं इसमें, 1 - पी एस बाय पी ए नॉट, तो पी एस की जगह पे मैं लिख दिया 2.8 बाय पी ए नॉट इक्वल्स टू काई बी। काई बी का मतलब क्या हो गया, एन बी बाय एन बी प्लस डब्ल्यू ए कितना होगा, 90/18, राइट। और ये आपका चेंज होके क्या बन जाएगा, एन बी बाय एन बी प्लस 5। ये मैंने ले लिया इक्वेशन 1, ठीक है जी। इसी तरह से एक दूसरा इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, 1 - पी एस, यानी पी एस इज 2.9 बाय पी ए नॉट इक्वल्स टू, भाई फिर से वही, अब मैं एन बी डैश लिख रहा हूं, जबकि सच है कि एन बी जो है डब्ल्यू बी बाय एम बी दोनों एन बी एक ही है। तो चलिए मैं इसको एक काम करता हूं, यहां पर मैं इसे एन बी ही रखता हूं, क्योंकि एन बी ही है, क्योंकि चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं। तो यहां क्या बन गया, ये बन गया एन बी प्लस, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज 108/18, राइट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर बेटा आपको पता ही है, वो 18 ग्राम पर मोल होता है। तो यानी ये इक्वेशन हो गया मेरे पास एन बी बाय एन बी प्लस 6। बच्चों ये हो गया मेरे पास दो इक्वेशंस, एंड यू कैन सी इन दीज टू इक्वेशंस आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक है पी ए नॉट और दूसरा है एन बी। तो आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यूज एनी मेथड एंड सॉल्व इट, राइट। तो आप मेथड को यूज करें और सॉल्व करें, चाहे वो सब्सटीट्यूशन करें, एलिमिनेशन करें, जैसे चाहे आप उसको सॉल्व करें।
आपको आई होप कि आपको ध्यान होगा कि आप कैसे इसे सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, यू कैन सॉल्व इट। तो ये था हमारा एक बढ़िया न्यूमेरिकल है, थोड़ी मेहनत है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने में, बट यस दिस इज व्हाट इट इज। चलते हैं बच्चों, तो हमने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख लिया। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि भैया बॉइलिंग पॉइंट है क्या चीज, राइट? तो हम क्या कहते हैं कि देखिए जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है। इसने कहा कि मान लेते हैं कि भाई एक लिक्विड है, ऊपर से नीचे की तरफ एक प्रेशर उसके ऊपर पड़ता रहता है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अगर आप नीचे से हीट कर रहे हैं उस लिक्विड को, तो नीचे से ऊपर एक वेपर प्रेशर पड़ता है। बच्चों मेरी बात ध्यान से समझिएगा। कई बार बच्चे ये गलती करते हैं, ये कहते हैं इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू गैस। बच्चों एट विच नहीं, इससे जरा सा ऊपर वो बदल जाता है। इट इज द टेम्परेचर अबव विच लिक्विड चेंजेस टू गैस इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। और जरा समझे भी, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे कहते हैं जब वो दोनों बराबर होते हैं। द मोमेंट यू इंक्रीज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नहीं बदल सकता, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा एंड इट विल गेट इनटू द वेपर में चला जाएगा, और उसे कहते हैं, तो तब वेपर में जाने की बात होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर चेंजेस टू बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेफिनेशन हमेशा ये लिखें। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला बहुत सिंपल, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। और डेल्टा टीवी क्या होता है भाई? तो T2 माइनस T1 होता है, चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। केबी क्या है? एक कांस्टेंट है जिसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं आप, या फिर आप उसे कहते हैं ए ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलालिटी एम मोलालिटी है, एंड ऑब्वियसली ये हमने लिखा। एक सिंपल सवाल है ये, एक 1 मार्कर क्वेश्चंस में अक्सर आता रहता है, डिफाइन केबी। और जो ज्यादा आता है वो ये है, यूनिट ऑफ केबी, जो बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं, प्लीज ध्यान से रखें। बहुत सिंपल है, आप निकाल तो बड़े मजे से सकते हैं। डिफाइन केबी तो कैसे कहा? इट कैन बी डिफाइंड एज 1 डिग्री एलिवेशन इन टेम्परेचर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। बहुत सिंपल होता है बच्चों। मैंने कहा कि भाई केबी को कैसे डिफाइन करें, तो डेल्टा टीबी बाय एम होगा केबी। तो डेल्टा टीवी क्या बोला कि 1 डिग्री एलिवेशन टेम्परेचर का 1 मोलर सॉल्यूशन का, उसे हम किस नाम से पुकारेंगे? केबी बोलेंगे, राइट? तो केबी कैन बी डिफाइंड लाइक दिस। यूनिट ऑफ केबी केल्विन केजी पर मोल, याद रखें। अब कुछ सवाल है थियोरेटिकल, जैसे बड़ा सिंपल सवाल पूछा, बॉइल्ड टी एंड बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड टी एंड बॉइल्ड वाटर which causes more severe burns and why? सिंपल जवाब, समझें इस बात को। एक टी यानी चाय के अंदर में भाई क्या पाया जाता है? What do we add in the tea? We add non-volatile solutes like sugar, tea leaves, right? हम sugar, tea leaves को add करते हैं, right? तो we add sugar, tea leaves, भाई चीजों को और भी, उसके बाद तो चाय है, आप अपनी मर्जी से मिलाएं, but non-volatile solute is added in tea to make a tea. It means tea contains lots of non-volatile solute, and when we add a non-volatile solute, how, why does it elevate? क्यों बदलता है? चलिए ये भी जान ही लेते हैं, ये मैं पहले बता दूं। तो मान लीजिए मेरे पास ये प्योर सॉल्वेंट है एंड इट गोज इनटू द वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। मान लिया दोनों वेपर बना लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है जी। What will happen if I add some non-volatile solute into it? मैंने क्या किया, उसके बीच में कुछ non-volatile solute ऐड कर दिया जी, ठीक है जी। अब मैंने इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया। बच्चों टेम्परेचर का मतलब आफ्टर ऑल एनर्जी ही तो है। तो अगर आप 100 जूल्स की एनर्जी किसी को दे रहे हैं और वो वेपर में जा रहा है, मगर जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, ये सॉल्यूट जो है कुछ ना कुछ एनर्जी तो ले लेगा। मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस के बराबर की टेम्परेचर का एनर्जी ले लिया, तो इन्हें कितना मिलेगा? 95 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बराबर की एनर्जी मिलेगी। लेट्स कॉल इट 100 जूल्स बोल देते। तो भाई अगर ये 5 जूल्स ले लेगा तो इनको क्या मिलेगा? 95 जूल्स। क्या ये वेपर में जा सकते हैं? आंसर है नहीं, ये 100 होगा तभी जाएंगे। तो 100 में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू एलिवेट द बॉइलिंग पॉइंट। आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये फिर से वेपर में जा सके, ठीक है। और इस तरह से हमने देखा कि इसलिए जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाती है। और तो ऑब्वियस बात है, इट मींस द टी बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर एज कंपेयर टू बॉइल्ड वाटर, एंड देयरफॉर डेफिनेटली boiled tea will cause more severe burn than boiled water, right?
एक सवाल था। चलिए चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि व्हाई डू वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर यूज। ये अक्सर आपने अपने घरों में देखा है, हम कई चीजों को उबालते वक्त नमक डाल देते हैं। तो अगर उसकी वजह पूछी जाए तो बहुत सिंपल है। नमक एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट है जिसे ऐड करके आप बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करते हैं। बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, जरा समझिएगा। एक मैं छोटा एग्जांपल लेता हूं। अगर इफ यू आर बॉइलिंग एन एग इन अ प्योर वाटर, ऑब्वियसली अगर मैं मान लेता हूं प्योर वाटर में है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द वाटर गोज अप टू 100 डिग्री एंड देन इट गेट्स इनटू द वेपर। इट मींस उस अंडे को सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर की एनर्जी कंटिन्यूअसली सप्लाई हो रही है और उसे कुछ 20 मिनट लगता है उबलने में, मान लेते हैं। अब अगर आपने उसमें नमक डाल दिया तो नमक डालने पर उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई, यानी अब उसका 100 डिग्री सेल्सियस जो बॉइलिंग पॉइंट था वो बढ़कर 110 डिग्री हो गया, मान लेते हैं। तो डेफिनेट है कि इफ द एग इज गेटिंग 110 डिग्री सेल्सियस नाउ, it will boil faster. It won't take 20 minutes for it to boil. It will boil faster. It means जल्दी boil हो जाएगा और तब it will get into vapor आसानी से। इसलिए सॉरी, it will get boil easily and therefore it is used for boiling eggs. How does boiling point changes at higher altitude? बच्चों आप समझते हो, as we go down up the altitude पे मैंने क्या लिखा, आपने क्या लिखा था? Vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, that is called the boiling point. So if you go up at the altitude, ये हमने पहले भी पढ़ा, atmospheric pressure goes down. So atmospheric pressure जरा समझिएगा, ये मैं थोड़ा सा बता के कर दूं। जैसे मान लीजिए 1 एटीएम का प्रेशर जो है वो लगा रही थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जो लिक्विड का ऊपर जाने का बॉइलिंग पॉइंट था, मान लेते हैं मैं वाटर की बात कर रहा हूं, वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर हाइयर एल्टीट्यूड ये घट करके ये घट गया और ये हो गया 0.5 एटीएम, तो बच्चों लिक्विड का वेपर में जाना आसान हो जाएगा, ये लोअर टेम्परेचर पे जाएगा। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 80 डिग्री, बट इट विल बी डेफिनेटली लो। आई डोंट केयर इट बी 90 और 100, मैं मैथमेटिकली करेक्ट नहीं कर रहा, बट यस इट विल गो डाउन। इट मीन एट हायर एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करता है, एंड दैट इज व्हाई cooking at higher altitude is very difficult, because until unless you don't have या तो फिर आप, बिकॉज क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट घट गई। अब जरा सोचिए ना कि अगर कोई पानी 80 डिग्री सेल्सियस ही बॉईल हो रहा है, तो अभी जैसे मैंने कहा था कि भाई हमारे पास जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगातार एक किसी अंडे को मिलता है 20 मिनट के लिए। अब 80 डिग्री दोगे तो भैया आधा घंटा लगेगा, सीधी बात है, राइट? टेम्परेचर कम मिल रहा है, कम एनर्जी मिल रही है, तो अंडा देर में बॉईल होगा, यानी कुकिंग बिकम्स डिफिकल्ट। तब वहां तरीका क्या है? प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का मतलब क्या होता है? इट जो प्रेशर कुकर है वो बंद है, तो वो एक इंटरनल प्रेशर क्रिएट करता है जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाती है, और इसलिए प्रेशर कुकर में खाना बनाना आसान हो जाता है। यही दो बातें यहां पर लिखी हुई हैं, ठीक है? Will it be easier or difficult to cook food at higher altitude? Why? The answer is yes, difficult. Why? Because boiling point decreases and it will take more time to cook food. Now, why it is difficult? Why food cooks faster in a pressure cooker? Because of internal pressure that it creates, and because of a very high internal pressure, the boiling point increases to a large extent. And since water boils at an extremely high temperature, the food cooks faster, easier in a pressure cooker, right? चलते हैं नेक्स्ट कहानी पर। भाई ये है बॉइलिंग पॉइंट पे डेल्टा टीवी पे एक सवाल है, सिंपल सवाल है। इसने कहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg, विद प्रेशर कम है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, प्योर वाटर दिया है, तो T1 कितना दिया भाई हमें? 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड? अब नाउ सुक्रोज जो है मेरे लिए डेफिनेटली सल्यूट है मेरा, तो हाउ मच सुक्रोज यानी WB कितना ऐड किया जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट सुक्रोज का बच्चों पता होता है 342 ग्राम्स पर मोल, राइट? सो दैट द वाटर बॉइल्स एट, यानी जब मिक्स कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन चेंजेस टू 100 डिग्री सेल्सियस। सिंपल है बेटा। एक बात और है, बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि इन्होंने वाटर दिया है, केबी की वैल्यू इन्होंने लिखी नहीं, लिखनी चाहिए थी, दैट इज 0.52 ऑब्वियसली केल्विन केजी पर मोल। बच्चों याद रखिएगा, पानी है नहीं लिखा हुआ, बट ये डेफिनेटली क्वेश्चंस में गिवन होगा आपके पास।
अभी कुछ बचा नहीं करने को, आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से मैं डेल्टा टीवी जो कि T2 माइनस T1 होता है मैं यूज करूं केबी, और मोलालिटी का मतलब होता ही है WB बाय MB इंटू 1000 बाय WA अगर सॉल्वेंट है तो। ऑब्वियसली 500 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो WA भी हमारे पास 500 ग्राम्स दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो सब कुछ है मेरे पास। अगर मैं इसे सॉल्व करने पे लगूं, मैं सिर्फ लिख रहा हूं T2 माइनस T1, तो इट विल बी 100 माइनस 99.63। बेटा एक बात और बता दूं मैं आपको, इफ इट इज चेंज द केल्विन इन डिग्री सेल्सियस में कोई फर्क नहीं रहता। क्यों नहीं रहता वो मैं समझा देता हूं। बट केबी 0.5252, ये मान लीजिए अभी केल्विन में निकल आया, मैंने केल्विन में चेंज इन टेम्परेचर निकाला, केल्विन केजी पर मोल है, into WB, that what I have to find out, 342 gram per mole into 1000 by WA, sorry 500 kg inverse, right? अब आप यूनिट कट करेंगे, आपका आंसर जो है वो ग्राम्स में आ जाएगा। आप देख सकते हैं सब कुछ केल्विन से केल्विन कट गया, मान लीजिए केजी इनवर्स और केजी कट गया, मोल इनवर्स कट गया, ऑब्वियसली WB निकालेंगे तो, और आंसर आपको देख। मैंने कहा चेंज जो है वो दोनों का बराबर होता है, फर्क नहीं पड़ता वो डिग्री सेल्सियस में है कि केल्विन में। क्यों होता है मैं आपको बता दूं। मान लीजिए मेरा टेम्परेचर T1 जो है वो x डिग्री सेल्सियस है, मैंने बोला कि भाई जो T2 है वो 1 डिग्री बढ़ गया, तो आपने कहा x प्लस 1 डिग्री सेल्सियस है। तो डेल्टा अगर आप T निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, x प्लस 1 माइनस एक्स, तो कितना आया 1। अब ये 1 डिग्री सेल्सियस में लिखा था तो मैं डिग्री सेल्सियस, लेकिन जरा सोचिए इसी को मैं केल्विन में बदल देता तो क्या कर लेते आप लिखते x प्लस 273.15, लेट इट बी 273, और T2 क्या लिख देते आप, x प्लस 1 प्लस 273। बच्चों आप ही सोचो, अगर मैं फिर से डेल्टा टीवी निकालूं या डेल्टा टी निकालूं तो क्या करेंगे, x प्लस 1 प्लस 273 माइनस एक्स माइनस 273, फिर से आएगा ये 1, और इस बार ये आएगा केल्विन में, क्योंकि आपने इनको केल्विन में चेंज कर लिया। क्या फर्क पड़ता है, याद रखिएगा बच्चों, इफ इट इज चेंज इन टेम्परेचर, अगर चेंज है तो डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में एग्जैक्ट सेम होता है, ठीक है। हाँ, अगर वो टेम्परेचर, जैसे अगर कोई टेम्परेचर निकालना है तब फिर वो डिपेंड करता है कि आप डिग्री में निकाल रहे हैं चाहे केल्विन में, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, देखें क्या है। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक है, बोलता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो तीसरी कॉलिगेटिव, बच्चों मैं ये हटा रहा हूं यहां से, मुझे थोड़ा, तो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मुझे निकालना है। तो चलिए देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होते देखा है। कई बार बच्चे बोलते हैं नहीं सर हमने कहाँ देखा होगा, ऑब्वियस बात है। चलिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। आपने आइस क्यूब्स चबाया ही होगा, राइट, कभी ना कभी, और आपने बर्फ वाली आइसक्रीम यानी जो लॉलीज होती हैं ऑरेंज अलग अलग फ्लेवर के, मैंगो, तो वो सब खाया होगा। डेफिनेटली इफ आई आस्क यू कि आपको आइस क्यूब्स ज्यादा हार्ड लगते हैं या वो लॉलीज, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि सर आइस क्यूब्स जो है वो बड़े हार्ड होते हैं, उन्हें चबाना बड़ा मुश्किल होता है, जबकि लॉलीज जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, उन्हें आसानी से हम चबा लेते हैं, राइट। दैट्स व्हाट यू सेड, राइट। मैंने बस बच्चों वो हटाया, न्यूमेरिकल जो है वो ऐसे का तैसा रखा हुआ है, आप उसको डेफिनेटली देख सकते हैं, तो वो आप कर लीजिएगा। अभी चलते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट क्यों बदल जाता है, ध्यान दीजिएगा जरा। अब मान लीजिए मेरे पास प्योर लिक्विड है जिसको मैंने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, तो ये लोग ना क्या हुआ कि एनर्जी लॉस किया इन्होंने, और ऑब्वियसली फ्रीज करने का मतलब पार्टिकल्स जो लिक्विड है वो सॉलिडिफाई कर रहा है, इट मींस दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। तो जब वो क्लोज आ जाते हैं बच्चों, तो हम कहते हैं वो सॉलिडिफाई हो गए, ठीक है। तो ये भाई 10 जूल की एनर्जी लॉस करी और ये नजदीक आ गए। अब चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अब इन्होंने जो लॉस ऑफ एनर्जी करा है, अब मैंने क्या किया कि इसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में मैंने प्योर, सॉरी, इसमें प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया और फिर से 0 डिग्री दिया।
बच्चों याद रखिएगा, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस करेगा ही। और ये एक नियम है कि किसी एक गिवन टेम्परेचर पे सिर्फ एक अमाउंट ऑफ एनर्जी ही रिलीज होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट? चाहे 2 पार्टिकल हो चाहे 10। इसका बड़ा सिंपल उदाहरण ये है कि जरा देखिए ना, कि अगर मैं एसी रूम में हूँ, कोई एसी चल रही है, 16 18 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आप अगर 20 डिग्री में भी हैं तो आपको ठंड लग रही होगी, मगर उसी 20 पे 20 लोगों को बिठा लीजिए कमरे में, गर्मी लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो 20 डिग्री सेल्सियस पे एसी जितनी एनर्जी आपकी बॉडी से ले रहा था, अगर मान लें 100 जूल्स, अब वो 20 लोगों से लेगा, तो ऑब्वियसली आप 100 जूल्स की एनर्जी लॉस नहीं कर रहे, आप उतने ठंडे नहीं हो पाएंगे। एग्जैक्टली कुछ ऐसा है कि 2 जूल्स इसने लॉस किया, तो इनसे लॉस होने वाली जो एनर्जी है वो हो जाएगी 8 जूल्स। क्या वो उतने ही करीब आ सकते हैं जितना 10 जूल्स करने से आ रहे थे? आंसर है बिल्कुल नहीं। यू हैव टू डिप्रेस द टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा ताकि वो फिर से फ्रीज कर सकें। और इस तरह से डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट ऐड होता है, जो हमने यहां देखा। तो हमारा ये फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ इज के एफ इंटू एम। के एफ को हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। मोलालिटी है के एफ इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब डेल्टा टी एफ में बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक छोटा सा बॉइलिंग पॉइंट के मुकाबले डिफरेंट है, ये T1 माइनस T2 है। ऐसा क्यों किया गया? सिंपल है, बिकॉज मैं चाहता था, हम चाहते हैं कि भाई जो डेल्टा टी आए वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आए। आप जानते हैं T2 की वो, T2 क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, वो हमेशा कम होगा T1 के मुकाबले, और इसलिए आपने ऐसा किया। तो अब देखें, एक सवाल बहुत सिंपल पूछा है, why people sprinkle salt on roads after snowfall? Very simple. Salt is a non-volatile solute. When sprinkled on the road after the snowfall, when the snow comes down, snow की ऑब्वियसली पानी की फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है, यानी जितना पे वो रहता था उससे कहीं लो टेम्परेचर चाहिए उसे फ्रीज रहने के लिए, सो द आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग फास्टर एंड देयरफॉर वी ऐड सॉल्ट ऑन। लोग ये हमारे यहाँ तो नहीं, बट ऐसी जगहों पे जो बहुत कोल्डर रीजन होता है वहां इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। फिर उन्होंने पूछा है एंटी फ्रीज सोल्यूशन क्या है, उसका एग्जाम। जैसे चलिए मैं एक एग्जांपल ले लूं, हम समझिए कि आप लद्दाख में हैं। लद्दाख में जो टेम्परेचर होता है बच्चों, वो -30 -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर आप अपनी गाड़ी लेकर चल पड़े। आपको ध्यान हुआ, मैं दिल्ली में रहता हूं मैं, ठीक है, तो भाई इन जगहों पे भी जब ठंडा इतना नहीं पड़ता हमारे यहाँ, 10 डिग्री 12 डिग्री पे जब हम कभी कभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी 2 बार आवाज करती है फिर स्टार्ट होती है, ठंडे हो जाने की वजह से, राइट? तो कई बार, तो यहाँ पर आप सोचिए जरा -30 पे गए तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होनी, क्योंकि कार रेडिएटर्स में पानी जम जाएगा। लेकिन तब हम क्या करते हैं, उसमें हम एंटी फ्रीज सोल्यूशन डालते हैं, यानी एक ऐसा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल। जब आप उसे प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं जैसे वाटर, तो फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हो जाता है, -40 तक चला जाता है कई बार। तो -40 तो यानी -30 -20 में आपकी गाड़ी आसानी से चल सकती है, स्टार्ट हो सकती है। एग्जाम्पल है इथाइलिन ग्लाइकॉल इन वाटर यूज्ड इन कार रेडिएटर्स। ये आपके सवाल है। ऑस्मोसिस समझते हैं बच्चों। चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आने वाली है। इससे पहले कि चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चलते हैं ऑस्मोसिस की तरफ। अच्छा बच्चों, एक बात और है कि ये जो हमने ये पढ़ा अभी, एंटी फ्रीज डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट पे और ऑस्मोटिक प्रेशर पे न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज मैं आपको ऑस्मोसिस समझा रहा हूं, और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर और उसके ऊपर न्यूमेरिकल और वैंट ऑफ फैक्टर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में से होगा, नेक्स्ट क्लास में से होगा। चलिए देखते हैं। अब मैंने ले लिया भाई एक कंटेनर है, इसमें एक एसपीएम है, ये एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बच्चों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? सेमी परमिएबल, अगर आप सोचोगे, नाम से देखो क्या लिखा है इन्होंने, सेमी परमिएबल। सेमी यानी कुछ चीजों को अपने अंदर से पास होने देता है। हमारे लिए बस इतना समझ लीजिए कि अलाउज ओनली water to pass through it, right?
ठीक है जी। और अब मान लीजिए इधर हमने लिया प्योर सॉल्वेंट और इधर ले लिया सॉल्ट वाटर। बच्चों आप समझो जरा, नो डाउट दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाली चीजें अगर हम साथ रखेंगे तो ये कंसंट्रेशन बराबर करने की कोशिश करेंगी। और कंसंट्रेशन बराबर करने का क्या तरीका है इनके पास? या तो नमक इसमें से निकले इधर चला जाए या पानी इसमें से निकले इधर जाए ताकि कंसंट्रेशन बराबर हो पाए। आपने क्या डाला रखा है? पीएम, यानी ये सॉल्ट को इधर से इधर आने नहीं देगा। तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम प्योर वाटर टू सॉल्टी वाटर। इसका मतलब है बच्चों हाई कंसंट्रेशन है से भाई ये जो प्योर सॉल्वेंट है ये लो कंसंट्रेशन है और सॉल्ट वाटर हाई है। बच्चों डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में यही बहुत बड़ा फर्क है। जहां डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, यहां लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। और इसलिए ये एक फिनोमेना है। तो क्या लिखा है? इट इज अ फिनोमेना इन विच ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस from lower solute concentration to higher solute concentration through semi permeable membrane, and this phenomena is called osmosis। बच्चों हम लोग अक्सर इसमें osmosis को होते देखा है, वो है रेजिन्स। जैसे हम फूलने डालते हैं, चने को रात में भिगोते हैं ताकि सुबह खा सकें, ऐसे कई चीजें जिसमें आपने पानी को अंदर जाते देखा, दैट इज ऑस्मोसिस। बच्चों आज का लेक्चर दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लेक्चर में मैं यहीं रुकने वाला हूं। अगली लेक्चर के दौरान हम ऑस्मोसिस को, ऑस्मोटिक प्रेशर जो कॉलिगेटिव, मैं ऑस्मोसिस रिपीट करूंगा फिर से, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे जो कि चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और ऑस्मोटिक प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट को लेकर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। और फिर उसके अगले लेक्चर में हम वैन फैक्टर करेंगे। बच्चों जैसा मैं हमेशा बताता हूं, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मैं चैप्टर खत अभी जो मैं चैप्टर्स मैं जो ये लेक्चर्स ले रहा हूं, ये सारी लेक्चर्स जो हैं वो आपके 12th आईसीएससी सीबीएसई सभी बोर्ड्स में काम आती हैं। एंट्रेंस का सेक्शन जो जेई और नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए आखिरी लेक्चर में हमेशा एड ऑन लेक्चर होता है, वो मिलेगा आपको, वो हम बनाएंगे। वो जब मैं अपलोड करूंगा उससे आप वहां अलग से देख पाएंगे। उसमें कई सारे सवाल हम डिस्कस करेंगे, नीट के, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बट अभी यहां तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी करें। और हाँ, कोई सवाल हो तो प्लीज हमारे वेबसाइट्स पे जाएं, हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।